वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन बीएड बी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज मैं आपको पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यूनिट 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। और मैंने जो पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी सारी वीडियोस है उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सीधा वो भी वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? आपको बताना है कि सेकेंडरी एजुकेशन जो कमीशन है उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका नाम है मुदालिर कमीशन। ठीक है, क्योंकि ये कमीशन जो था इसको मुदालिर कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इस कमीशन में जो है सारा काम करा था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में, और इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर सारा काम हो रहा था। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में विच कमीशन इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन क्लास 9 to 12? इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में किस कमीशन ने जो है लेकर आया था? तो वो कौन लाए थे? मुदालिर कमीशन ने लेकर आया था। ठीक है, और इसका भी आंसर जो है मुदालिर कमीशन ही रहेगा। तो आगे बढ़ जाते हैं थर्ड में। फॉर मेकिंग हैबिट टू स्टडी, अगर हम किसी सब्जेक्ट की जो हैबिट बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको सीखने के लिए, तो सबसे बढ़िया बेस्ट अप्रोच कौन सी मानी जाती है? बिहेवियरिस्ट अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, ह्यूमरिस्टिक अप्रोच या कम्युनिकेशन अप्रोच? देखो, अगर हम किसी सब्जेक्ट को जो है करने की हैबिट बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट ले लीजिए, तो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी बिहेवियरिस्ट। ठीक है, आपको सिर्फ बिहेवियर में लाना होगा, तभी आप उसको अच्छे से सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ। अगर रिकॉल एंड रिकॉग्निशन जो है क्वेश्चन, वो किसके अंदर आता है? ऐसे टाइप टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, बोथ या नन में। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लीज में भी आप देख लेंगे, है ना। तो जो रिकॉल एंड रिकॉग्निशन है ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो आंसर वो फिक्स होता है, यस या नो हो गया, ट्रू फॉल्स हो गई, मैचिंग हो गई। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, तो जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसे टाइप जो होते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, और मैंने आपको ओपन एंड और क्लोज एंड भी बताया था। ठीक है, क्लोज एंड मतलब होता है कि जिसका आंसर फिक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। ओपन एंडेड है मतलब कुछ भी अलग अलग यूज हो सकते हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ से फिफ्थ में देख लेते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ है, इसमें पैडागोजी का पहले मतलब बता देता हूँ। देखो, जो पैडागोजी है ना, उसका मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, इज कॉल्ड पैडागोजी। मैं आपको एक और बार बता दूं कि जो पैडागोजी है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इसके अगर हम दो पार्ट कर दें, तो जो पैड है PAIS से डिनोट किया जाता है ग्रीक में। ठीक है, और इसका मतलब जो है वो बॉय के लिए यूज किया जाता है। और जो बाकी जो बचे ओजी, ठीक है, जैसे AGO, यूएस एगोस, इसको हम डिनोट करते हैं लीडर से। तो मतलब जब एक टीचर एक स्टूडेंट को लीड कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर पैडागोजी यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें, द एक्टिविटी ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग इज कॉल्ड पैडागोजी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पैडागोजी जब एनालिसिस करते हैं पैडागोजिकल किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक का, तो कौन कौन सी एस्पेक्ट होती हैं? ठीक है, और यहाँ पूछा कौन सी एस्पेक्ट नहीं होती। तो पैडागोजिकल नॉलेज, पैडागोजिकल प्रैक्टिस, पैडागोजिकल बिलीफ, पैडागोजिकल थिंकिंग, तो ये नहीं होती एस्पेक्ट। ठीक है, बाकी सारी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स में बोल रहा है आर्ट बेस्ड पैडागोजी। जो आर्ट बेस्ड पैडागोजी होती है, देखो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक आर्ट और दूसरा साइंस। तो जो आर्ट बेस्ड पैडागोजी है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो क्रिटिकल, एनालिटिकल, बोथ या कोई भी नहीं, उसको कहा जाता है क्रिटिकल पैडागोजी। ठीक है, तो मैक्रो जो अप्रोच है ना, अगर वो पूछ ले तब भी आप क्या कहोगे कि वो आर्ट बेस्ड पैडागोजी होती है। ठीक है, जबकि जो साइंस बेस्ड होती है वो एनालिटिकल होती है, लेकिन मैक्रो अप्रोच होती है। ठीक है, तो मैंने एक ही साथ एक एग्जांपल लेके आपको दोनों बता दिए, तो कला आधारित और विज्ञान आधारित। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आर्ट बेस्ड पैडागोजी। जो आर्ट बेस्ड पैडागोजी है ना, उसकी कौन कौन सी फीचर्स होती है? कला आधारित शिक्षा छात्र की विशेषता क्या है? टीचर, थोड़ा ठीक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो टीचर है यहाँ पर, टीचर आर बोर्न, ये मतलब क्या आर्ट बेस्ड जो पैडागोजी वो ये कहते हैं कि टीचर जो पैदा होते हैं, मतलब हेरिडिटी से उनके अंदर टीचर वाले सारे गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ टीचर कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ कर ही देता हूँ ना। उसके बाद जो है ना, इट एम्फासिस ऑन स्टडी ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस, इट स्ट्रेसेस ऑन एस्थेटिक सेंस, ये ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी फीचर जो है ना, वो आर्ट बेस्ड
पैडागोजी की होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको साइंस की बता दूं ना, तो जैसे यहाँ पर जो है वो फीलिंग एंड इमोशन की बात करता है, तो जो साइंस है ना वो एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बात करती है। ठीक है, ये फिलोसफिकल प्रोपोजिशन होता है, और अगर मैं साइंस बेस्ड की बात बोलूँ ना, तो वो रूल्स एंड प्रिंसिपल पर होता है, नियम और सिद्धांतों पर होता है, जो साइंस बेस्ड होती है, वैज्ञानिक बेस पर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है व्हाट आर द फीचर ऑफ साइंस विद पैडागोजी। तो मैंने साइंस के लिए भी लिख रखा है, तो इसके ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया कि इसमें एटीट्यूड, बिलीव और जो वैल्यू होते हैं आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस। इसमें एटीट्यूड, बिलीव और वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ये साइंटिफिक रूल को फॉलो करता है। इट लेस स्ट्रेस ऑन कॉग्निटिव एज वेल एज साइकोमोटर डोमेन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखो कॉग्निटिव आपको पता है ना 3 प्रकार के डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव होता है, दूसरा साइकोमोटर होता है, और तीसरा कौन सा होता है, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अफेक्टिव जो होता है वो आर्ट बेस्ड पैडागोजी में आएगा। ठीक है, इस तरीके से 8 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। हिंदी में भी आप देखते रहना। ठीक है, 9th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया दोज वांट विच आर वेरी एक्सपेंसिव। ये कह रहा है वो वांट मतलब जो है वस्तु जिनके मांग कर रहे हैं। ठीक है, ये वे चाहते हैं, मतलब आप सही कर लेना, वह मांग जिसको हम मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है या इच्छा, ये कह रहा है दोज वांट विच आर वेरी एक्सपेंसिव, वो वांट जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, एंड विच आर मीन चीफली टू डिपेक्ट वेल्थ एंड पावर ऑफ पर्सन और कॉल्ड। ये कह रहा है जो वेतन शक्ति का भी चित्रण करते हैं एक व्यक्ति की, तो उसको हम क्या कहते हैं, लग्जरीज कहते हैं, कंफर्ट कहते हैं, या नेसेसिटीज कहते हैं, या सेकेंडरी वांट्स कहते हैं। तो बच्चों वो लग्जरीज कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, लग्जरी मतलब विलासता की वस्तु कहलाती है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जो पावर को शो करती है। ठीक है, कंफर्ट मतलब होता है आराम के लिए, जैसे आप टेबल लेते हो, चेयर लेते हो। ठीक है, इन्हें कंफर्ट में गिना जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपको सुविधा हो जाए। नेसेसिटी का मतलब होता है जो जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 10th में। ये कह रहा है अब आपको बताना है, एग्जाम्पल ये दे रखा है, ये किसका है। देखो राम है टीवी, राम के पास जो टीवी है। ठीक है, मोहन हु इज ए नेबर, जो मोहन इसका पड़ोसी है। ठीक है, राम का। आल्सो ब्रिंग सेम टीवी, वो राम के पास टीवी आया तो मोहन ने कहा मुझे भी ना वो है, और वो लेकर भी आ गया। तो दिस नेसेसरी इज लाइज अंडर। देखो नेसेसरी के जो है ना वो 3 पार्ट होते हैं, तो आपको बताना है कि जो नेसेसरी वो किसके अंदर आएगी, एक्सटेंशन नेसेसरी में आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी नेसेसरी में आएगी, कन्वेंशन नेसेसरी में आएगी, या कंफर्ट नेसेसरी में आएगी। जो मैं 3 पार्ट बता रहा हूँ ना, वो 2 प्रकार की जो है ना वॉन्ट्स होती हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो राम जो है टीवी लेकर आया, मोहन भी उसी के साथ टीवी लेकर आ जाता है, तो ये कौन सी नेसेसरी में आती है। और जो 2 प्रकार की होती है ना बॉन्ड, एक प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है। तो ये प्राइमरी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सी, एक्सिस्टेंस, एफिशिएंसी, या कन्वेंशनल। देखो जब हम किसी की कॉपी करते हैं ना, अगर कोई लेकर आता है और हम उसकी जैसी डिमांड कर देते हैं, तो वो कन्वेंशनल कहलाता है। ठीक है, एक्सिस्टेंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अस्तित्व की, जो जीवन जीने के लिए जरूरत होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया। एफिशिएंसी, ठीक है, में जो एफिशिएंट होता है, जो हमें एक तरह दक्षता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे वही जो वस्तु, जो चीजें हो गई, ठीक है, जिसको हम कंफर्ट के लिए यूज करते हैं एक तरह से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, एफिशिएंसी और कंफर्ट में। देखो एफिशिएंसी जो है ना, जो हमारी एक्सिस्टेंस है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर होती है। लेकिन ये एफिशिएंसी इसलिए कि मतलब इसकी वजह से ना हमें बेनिफिट मिल जाएगा, और उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे एक सफेदी करने वाला व्यक्ति है ना, तो अगर उसको सफेदी करनी है किसी कमरे में, तो उसको सीढ़ी चाहिए होगी। ठीक है, तो वो उसकी जरूरत है ना, लेकिन अगर वो उसको नहीं मिलती तो उससे वो मर तो नहीं जाएगा रोटी कपड़ा मकान के अलावा। तो लेकिन उसकी जरूरत हो, ठीक है, जो उसको एक तरह से फायदा दे, ठीक है, उसको हम एफिशिएंसी में कहेंगे। लेकिन कंफर्ट में होता है कि अगर वो नहीं भी मिल रही ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरी चीज वो काम चला लेगा। अगर वो मिल रही है तो उसे आराम दे रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, जबकि एफिशिएंसी में उसे दक्षता प्रदान कर रही है, उस काम को करने में उसकी हेल्प कर रही है। ये दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर लेना। और कन्वेंशन मतलब जैसे कि एक तरह का रिवाज चला जा रहा है, परंपरागत हो रहा है कि इसने वो चीज ले, मैं भी वो ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 11वें में। 11वें क्वेश्चन में बोला कि फूड, वाटर, क्लीन एयर, क्लोथिंग एंड शेल्टर कम्स अंडर बेसिक बॉन्ड फॉर एफिशिएंसी, बॉन्ड फॉर कन्वेंशन, बॉन्ड फॉर कंफर्ट। तो ये बेसिक बॉन्ड में आ जाता है। ठीक है, जिसे हम बॉन्ड फॉर एक्सिस्टेंस कहते हैं, जो जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 12th क्वेश्चन में। हिंदी में भी आप देखते रहना। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 12वें में बोला गया है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट में से ट्रू नहीं है। विद द टाइम लग्जरी एट वन टाइम
में टेक द शेप ऑफ नेसेसरी एट सम अदर टाइम। ये कह रहा है कि समय के साथ साथ जो चीज लग्जरी है एक समय में, वो आने वाले समय में समय के बदलने के साथ वो नेसेसिटी की चीज बन जाएगी। हाँ ऐसा होगा, जरूर होगा, ठीक है, बन जाएगी वो। और लग्जरीज आर वेरी एक्सपेंसिव, लग्जरी जो होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है चीजें, हाँ ये भी ट्रू है। फॉर एफिशिएंसी वी कॉपी अदर पर्सन थिंग, ये कह रहा है एफिशिएंसी के लिए हम दूसरों की जो है कॉपी करते हैं, नहीं, वो कन्वेंशनल में आता है, ठीक है ना। और कंफर्ट एंड लग्जरी आर सेकेंडरी बॉन्ड्स, बिल्कुल सही, कंफर्ट और लग्जरी सेकेंडरी बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप सबको। और हिंदी में भी आप देखते रहना, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। जब भी देखूंगा जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी की कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, इनमें से आपको बतानी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, और whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। या एक और दो, ये कह रहा है कि ये एक और दो भी अगर हम ले ले एंड, ठीक है, एंड लिखा है, ठीक है, तो उन दोनों को भी कह रहे हैं इंक्लूड करने के लिए। या प्रॉब्लम ऑफ मनी, तो आपको बताना है कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, तो प्रॉब्लम ऑफ मनी, ठीक है। तो ये नहीं है कोई सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है, तीनों के तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 13 से 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन लॉन्ग रन, ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल है, मतलब चर अनुपात का नियम, परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं इसे हिंदी में शुद्ध, ठीक है, चर लिखा है, समझ जाना, परिवर्ती अनुपातों का नियम। तो ये कह रहा है जो परिवर्ती अनुपातों का जो नियम होता है वो लंबे समय में संचालित होता है। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, ये कांट से, मे बी, तो बच्चों ये फॉल्स है, ठीक है। परिवर्ती अनुपातों का जो नियम होता है, साधन के प्रतिफल का नियम भी इसे कहते हैं, ठीक है, साधन के प्रतिफल का नियम। तो ये शॉर्ट रन में होता है जिसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं, बाकी परिवर्तनशील होते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बाकी जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज जो रिवेन्यू है, ठीक है, उसको अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। औसत आगम को या औसत राजस्व को, आगम भी लिखा सकता है इसकी जगह, हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, टोटल हमने जितने रुपए कमाए हैं और जितनी क्वांटिटी पे कमाए उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज रिवेन्यू निकल आएगा, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू ये भी याद रखना प्राइस के बराबर होता है। आपसे पूछ भी सकता है कि एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल होता है, क्योंकि मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको बता दूं, जैसे आपने 4 क्वांटिटी है, क्योंकि मैं लिख तो इसमें नहीं पाऊंगा, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लिखने की कोशिश कर देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास जो है वो 4 क्वांटिटी है, ठीक है, कितने 4 क्वांटिटी, और हर क्वांटिटी जो है वो दे रखी है ₹10 की, ठीक है, प्राइस कितना है 10 है 1 यूनिट का, तो कितना रुपए आ गए 40 आ गए, ठीक है, कितने आ गए 40 आ गए। तो ये जो 40 आया है ये हमारा क्या आया है, टोटल रिवेन्यू आ गया, क्या आ गया, टोटल रिवेन्यू, ठीक है। अगर हमें किसी का एवरेज निकालना होता है, एवरेज मतलब मीन, माध्य, आपको पता होगा, जब हमें एवरेज निकालना होता है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज जितने हमें जो टोटल क्वांटिटी दी होती है उसको हम क्या करते हैं, जो टोटल हमें अमाउंट दी होती है उसको टोटल क्वांटिटी डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो अगर हम एवरेज रिवेन्यू की बात करें तो ये मैंने आपके लिए लिख के रख दिया, देखो एवरेज रिवेन्यू बराबर टोटल क्वांटिटी, अपन में क्वांटिटी हो गया, ये क्या था, क्यू था, और ये क्या था, प्राइस था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जो अगर आप टोटल क्वांटिटी की जगह पुट करके देखोगे, यहाँ क्यू और पी आएगा, हाँ या ना, यहाँ इक्वल में क्यू और पी आएगा, और नीचे क्यू है, तो क्यू से जब क्यू कट जाएगा तो पी तो बचेगा। इसका मतलब ये होगा कि एवरेज रिवेन्यू जो होता है प्राइस के बराबर होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब एवरेज रिवेन्यू बोला तो मैंने आपको समझा दिया कैसे हुआ, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहा है स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कह रहा है जो पीपीसी कर्व होता है ना उसका स्लोप कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, या वर्टिकल होता है, तो वो होता है अवतल, ठीक है, कैसा होता है, अवतल होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, कॉनकेव आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 16 से 17 क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, आपको बताना है कि कौन सी इनमें से फिक्स्ड कॉस्ट की फीचर नहीं है।
देखो फिक्स कॉस्ट उसे कहते हैं जो क्वांटिटी के बढ़ने घटने के साथ जो है बढ़ती घटती नहीं है, ठीक है। लो प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। और अगर ये किसको दिखाती है, एक मिनट रुको, है ना, बना दूं पहले। तो अगर ये हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी है 1, ये क्या है 2, ये है 3, ठीक है, ऐसे ये 4 है, समझ जाना, ये 5 है। अब ये कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। देखो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट शो की जाती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स रहती है, जो क्वांटिटी के बढ़ने घटने में बढ़ती घटती नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको बताने में से कौन सी फिक्स कॉस्ट की फीचर नहीं है, ठीक है। स्थिर लागत पता है, जैसे आपने बिल्डिंग ले ली तो वो बढ़ेगी नहीं अल्प समय में, ठीक है, या जमीन ले ली, लेकिन आप जिसमें लेबर लगा रहे हो वो आपके जैसे तो प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके लेबर बढ़ते जाएंगे, जरूरत पड़ती जाएगी आपको, ठीक है। तो वो परिवर्तनशील कहलाते हैं। तो फिक्स कॉस्ट की बात पूछ रहा है, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो बढ़ते उत्पादन या घटते उत्पादन से बढ़ती घटती नहीं है, ठीक है, जो ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, जो फिक्स रहती है, ठीक है। हिंदी में फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं स्थिर लागत। क्या बोलते हैं? स्थिर लागत। तो यहाँ पर आप जो निश्चित लागत लिखा हुआ है तो यहाँ स्थिर लागत याद रखना इसकी जगह। ये कह रहा है फिक्स को डू नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द आउटपुट इन शॉर्ट रन। बिल्कुल सही। पहली बात तो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट का अस्तित्व होता है, जब लॉन्ग रन हो जाता है तो फिक्स कॉस्ट रह ही नहीं जाती, ठीक है। अगर ये नहीं भी लिखता तभी बिल्कुल सही बात थी ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट बिकम वेरिएबल इन लॉन्ग रन। बिल्कुल सही। ये फिक्स कॉस्ट जो होती है वो लॉन्ग रन में लंबे समय में वेरिएबल बन जाती है, मतलब वो भी बढ़ने लग जाती है, घटने लग जाती है उत्पादन के घटाने के साथ, बट उत्पादन के बढ़ाने से बढ़ती जाती है। ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट पहले टू द एक्सेसिस। ये कह रहा है ये जो एक्स एक्सिस है ना, इधर इस वाले को एक्सेसिस कहा जाता है। मैंने तभी डायग्राम बना के शुरू में समझा दिया। ये एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। तो ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट जो होते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब समांतर होती है। हाँ बिल्कुल सही है। ये कह रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द आउटपुट। ये कह रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है ना वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है। देखो ये एवरेज लिखा है, औसत लिखा है। तो देखो आप खुद सोचो, मैं एक बार आपको बना के यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो जाए। और ये सारा इरेज कर देता हूँ, एक मिनट, है ना। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब देखो यहाँ टोटल फिक्स एक यूनिट है, दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट हमेशा 10-10 रह रहा है। तो ये हमने एक्सेस के जो है पैरेलल बनाया था ना पैरेलल। अब वो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, मतलब जो क्वांटिटी है उसको उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। एक को किसी से डिवाइड करोगे तो आपका वही आंसर आएगा, है ना। अब यहाँ 2 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आपका आएगा, 5 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा, 33 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो केवल घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगी, क्योंकि खुद सोचो अगर यहाँ पे 1 लाख भी यूनिट हो गई ना और 10 से डिवाइड कर तो 0.0000 लास्ट में 1 जरूर आएगा। तो याद रखना ये एक्सिस को टच भी नहीं करती है। तो यहाँ पर तो इसलिए बोलते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है जब आउटपुट बढ़ता है। तो कहाँ बढ़ रही है, घट रही है ना। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझाने का उद्देश्य ये था क्योंकि कुछ और पूछ लिया तो आप उसके आसपास की समझ तो जाओगे, है ना। तो क्योंकि टॉपिक से जो रिलेटेड है ना आपके सिलेबस में वही वाले बता रहा हूँ, बाकी है तो बहुत ज्यादा कोर्स, कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, है ना। ये कह रहा है व्हाट विच कोर्स इज कॉल्ड द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। ये कह रहा है किस कोर्स को हम बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव कहते हैं, मार्जिनल कोर्स को, एवरेज कोर्स को, फिक्स कोर्स को या अपॉर्चुनिटी कोर्स को। देखो उसका आंसर आएगा अपॉर्चुनिटी कोर्स। मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। अफसर लागत होती क्या है, देखो अगर एक व्यक्ति की सैलरी जो है ना अभी 30,000 रुपये है, कितनी है, 30,000 है। ध्यान समझना, किसी एक पर्सन की जो सैलरी है वो 30,000 है और उसको जो है दूसरा ऑफर मिलता है 50,000 रुपये का। अभी इसकी कितनी सैलरी है, 30,000। उसको दूसरा ऑफर मिलता है 50,000 का। क्या बता सकते हैं कि इसमें से उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। अगर किसी व्यक्ति को जो है ऑफर मिल रहा है 50,000 रुपये का और अभी उसकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो उसके लिए जो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि सबसे बेस्ट कौन है, 50,000। तो इससे नीचे कौन है ये याद रखना। बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव बोल रहा है, बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं बोल रहा। अगर बेस्ट बोलता तो 50,000 होता। 50,000 से जो भी छोटा होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव कहेंगे, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अगर मान लो उसको एक और तीसरा ऑफर मिलता कि भाई तेरी सैलरी 70,000 है, अब मुझे बताओ कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती। अब देखो बेस्ट कौन है, बेस्ट 70,000 है, मैं सिर्फ 700 लिख रहा हूँ, समझ जाना। अब 70,000 की बेस्ट है तो बेस्ट नेक्स्ट क्या हो, इससे छोटा कौन सा है, 50,000। तो मतलब जो भी अमाउंट बड़ी होगी ना उससे जो छोटा वाला होगा सेकंड नंबर पे उसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, हिंदी में अवसर लागत कहा जाता है, ठीक है।
सीमांत लागत का मतलब ये होता है कि जब हम एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट बढ़ाने पर उसकी कॉस्ट कितनी आती है। जैसे हम पहले यूनिट पर हमारा खर्चा आया 10 रुपये या 12 रुपये, मान लो 12 रुपये आया, ठीक है, और जब हम दूसरी यूनिट बनाई तो पहली और दूसरी मिला के हमारे 20 रुपये लगे। कितने रुपये लगे? 20 रुपये। तो ये टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, TC, ठीक है। और आपको पता लगाना है कि केवल दूसरी यूनिट में कितने रुपये लगे, तो 20 में से 12 गए 8। तो जो दूसरी यूनिट की बात होती है, जो पर यूनिट की बात होती है, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अगर ऐसे मैं आपसे तीसरी यूनिट के पूछूं कि टोटल मान लो लगे 28 रुपये, ठीक है, और आपसे पूछूं कि थर्ड यूनिट ओनली कितने लगे, तो आप 28 में से जो है 20 घटाओगे तो आपके 8 रुपये लगे, तो आप बोलोगे जो थर्ड यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो क्या है, 8 रुपये है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट की होती है। एवरेज कॉस्ट तो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ कि टोटल कॉस्ट को उस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। जैसे 12 को 1 से डिवाइड करो 12, 20 को 2 से डिवाइड करो 10, 28 को 3 से डिवाइड करो, जो पॉइंट में आएगा, है ना, इस तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं 19 क्वेश्चन में। ये कह रहे व्हेन पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल। अगर हम किसी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो बहुत छोटी है, ठीक है, मतलब कहने का कि हम 100 में से 10 जनों को टेस्ट करके देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सैंपल मेथड, सेंसर मेथड, ये दोनों ही हो सकते हैं। वो सैंपल मेथड कहलाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में प्रतिशत विधि भी कहते हैं, मैंने, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में ही लिख दिया है, नमूना विधि, ठीक है। सेंसस का मतलब होता है जहां पर हम एक एक जो इवेंट होती है ना, उन सबकी स्टडी करते हैं, ठीक है, जबकि सैम्पलिंग में क्या करते हैं, सब में से कुछ की स्टडी करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, सेंसस के अंदर हम सभी की स्टडी करते हैं। और सेंसस की बात यह है कि जो जनगणना विधि है वहां की जाती है जहां विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस क्रिएट होते हैं। और सैम्पलिंग वहां यूज की जाती है जहाँ सिमिलैरिटी होती है। जैसे अगर एक चावल का बोरा है तो क्या पूरा चावल खा के देखोगे कि हाँ भाई ठीक था, ये चावल के कुछ दाने चेक करोगे। तो जहाँ कुछ चीजें चेक की जाती है वो सैम्पलिंग होती है। बाकी सैम्पलिंग के भी कई टाइप होते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, इसके ऊपर तो बाद में डिस्कस ही हो पाएगा। आगे देख लेते हैं इन विच स्टेट प्रोडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में जो है प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि साधन के प्रतिबल आपने पढ़ा, तो उसके अंदर 3 कंडीशन होती है। पहला, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर उसके प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और तीसरा होता है प्रोडक्शन जो है डिक्रीज होता है। 3 सिचुएशन होती है। तो आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट से, किस सिचुएशन में होता है, कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, उत्पादन पहले बढ़ते से बढ़ता है, फिर घटते से बढ़ता है, फिर घटता है। तो पहली स्थिति में ऐसा होता है कि उत्पादन बढ़ती जैसे बढ़ता है, ठीक है, यहाँ दर है, ये रट नहीं है, ठीक है, ठीक कर लेना इसको। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद 21 क्वेश्चन है। ये कह रहा है रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये कह रहा है आखिर ये जो पहली जो स्टेज हमारे पास है ना, 3 स्टेज होती है, ठीक है, 1 2 3, ये 3 स्टेज होती है। ये कह रहा है पहली स्टेज होने का कारण क्या होता है। पहली स्टेज होने का कारण क्या होता है, क्या गुड यूज ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, मतलब गुड यूज मतलब अच्छा यूज होता है फिक्स फैक्टर का, गुड कोऑर्डिनेशन होता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, या स्पेशलाइजेशन अमंग यूनिट ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो स्पेशलाइजेशन होता है, ये किस तरीके से जो यूनिट्स हैं हमारे पास उनका यूज करें सही से, ठीक है। तो ये ऑल फेवर, तो इसका आंसर तो साफ क्लियर ही है, इजी था, मुश्किल नहीं था, एक पे क्लियर कर दिया कलर, तो समझ आ रहा, ठीक है। 22 पे आ जाते हैं। ये कह रहे क्या फिक्स को जो नेगेटिव हो सकती है, तो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ भाई, ये फिक्स ही रहती है, ठीक है, तो नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, नो। क्या आ गया, नो, नहीं हो सकती भाई, ठीक है। और अच्छे से मैं आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट भी समझा चुका हूँ, ठीक है। और मैं अभी और भी बना रहा हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, सुबह ही हो पाएगा अपलोड, ठीक है। तो अभी यही क्वेश्चन है, 25 करवाए हैं, अब 23वां देख लीजिए। कैन एवरेज फिक्स कॉस्ट बिकम नेगेटिव, ये भी आपको बता चुका हूँ, अच्छे समझा चुका हूँ, बोलोगे नो, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इस पर ज्यादा टाइम तो लूंगा नहीं, जो अच्छे से समझा चुका हूँ। आगे देखिए 24 है। ये कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको ये भी लिख के बता देता हूँ। देखो जो टोटल कॉस्ट होती है ना, वो 2 चीजों से मिलकर बनती है। अगर आपने वेरिएबल पोर्शन पढ़ा तो फिक्स प्रोडक्ट, और ठीक है ऐसे वेरिएबल प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो वो ये फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला भी हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। जब हम इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फिक्स कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करना, और भी एक्स्ट्रा पढ़ते चले जाना, ठीक है। प्लेलिस्ट भी एक बार देख लेना, और वीडियो बनाऊंगा और, लेकिन वो हैंड राइटिंग में होगा, ठीक है, क्योंकि अब इस पे ऐसे नहीं बना पाऊंगा, तो टाइम बहुत लग जाएगा, है ना।
तो आप कॉपरेट करना इस चीज को। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स। देखो आपको बताना कि इंटरनल इकोनॉमी के कौन से पार्ट होते हैं। तो इंटरनल इकोनॉमी में टेक्निकल इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इंटरनल का मतलब है कि जो बिजनेस के अंदर जो है कि हम अब बिजनेस को काफी आगे तक लो रिटर्न गेट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो ये सारे इंटरनल इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं, सारे के सारे ही हैं, ठीक है। रिस्क इकोनॉमी हो गया, फाइनेंशियल इकोनॉमी हो गया, मार्केट इकोनॉमी हो गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में भी। चलिए टेक्निकल के अंदर हम एक्सपेंसिव जो है मशीन यूज कर लेते हैं, ठीक है, मॉडर्न जमाने की मशीन यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस में हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो लोअर कॉस्ट आ जाएगी, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, और हमें लो ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑन स्केल हमें प्राप्त हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी मार्केटिंग के अंदर भी हम एडवर्टीजमेंट अच्छे से करें, ठीक है, और प्रोडक्ट को जो फिनिशिंग अच्छे से, डिजाइनिंग अच्छे से, ठीक है। रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हम डाइवर्सिफाई करते, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट ना बनाए, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए। तो ये सब था। तो आज के लिए इतना बहुत है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें, ठीक है, हो सके तो शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। बाकी और भी हम करेंगे, काफी काम करेंगे इस पर नया नया, ये जो आपके लिए काफी अवेलेबल रहेगा, ठीक है, आपकी टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स।